हेलो एवरीवन, अवध यूनिवर्सिटी का जो है एग्जामिनेशन बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का चल रहा है। आज हम लोग ये जो वीडियो लेकर के आए हैं अवध यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर 2 का गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आई होप कि हमने जो आपको पेपर 1 का गेस क्वेश्चन दिया था उसमें से आप लोगों को बहुत मैच किया होगा। चलिए, सेकेंड ईयर आप लोगों के सेकेंड ईयर के बच्चे सेकेंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन 100% करके जाना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो आराम से जो है देखना और सारा क्वेश्चन करके जाना। आंसर भी इसी में दिया गया है, तो ये आंसर भी आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो अगर अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया है तो। ये क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से ये पीडीएफ कंप्लीट करके जाना है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। चलिए भाई, अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन अच्छे जा रहे होंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये जो पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, ये मैथ्स पेपर है। इसमें से एक क्वेश्चन मैथ्स वाला रहता है, लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं करना, थ्योरी वाला कर लेना अगर मैथ्स में आपको जो है प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो उसमें मार्क्स सही नहीं मिलेगा। और थ्योरी वाला में कुछ भी लिखोगे तो कुछ तो मार्क्स आ ही जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अगर मैथ्स नहीं आ रहा होगा या फिर उस वाले कंफ्यूजन होगा उसमें, तो उसको नहीं करना है, थ्योरी करना है। पहला क्वेश्चन जो है, मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में अंतर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। तो इसका जब डेफिनेशन कर लोगे तो इजीली जो है इसमें डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, अंतर बता सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अंतर वाला ही दे रखा है, आप देख लो क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए, ये आप लोगों का जो है ये आप लोग का क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, जिसको कसौटी परीक्षण भी कहते हैं। यह सूचना देते हैं कि हमें विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है। मतलब कि ये, जैसे मान लो कि आप क्लास 7 या 8 में हो, तो आप लोगों का जब ये क्रिटेरियन टेस्ट किया जा रहा है तो पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आप सीख लिए हो। तो ये नहीं है कि पूरा 100% कवर हो, बट किस हद तक जो है आपने अचीवमेंट किया है वो बताता है। यह सूचना देते हैं कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु का कहां तक अध्ययन किया है। उद्देश्य प्राप्ति अथवा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं। छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं, यानी ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करते हैं। और ये पूरा आपके फाइनल लेवल का, कि आपने कितना पढ़ा और क्या किया, उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें आंसर आप लोगों को जो है पॉइंट वाइज दिया गया है। नीचे में जो है इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कर लोगे, कर लेना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। सेकेंड, आपको ग्रेडिंग सिस्टम से क्वेश्चन रह सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे तो लॉन्ग में ही रहेगा, इसीलिए अच्छे से देख करके करना। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है या ग्रेडिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, यही क्वेश्चन है। तो ग्रेडिंग सिस्टम आप समझते हो कि एक नई प्रणाली है, एक न्यू सिस्टम है, जिसमें कि बच्चों के ऊपर से मानसिक दबाव जो ये मार्क्स को लेकर के बढ़ रहा था, उसी की वजह से जो है ये ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। क्लियर, पता है ना, ये आप अपने से भी लिख सकते हो। तो ग्रेड मानक विशेष ग्रेड अथवा वर्ग में औसत के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। जिस परीक्षण के मानक तैयार किए जाते हैं वो प्रत्येक ग्रेड अथवा वर्ग के प्रतिनिधित्व सैंपल को दिया जाता है। आगे आप देखेंगे तो ग्रेड स्तर को दिखलाते हैं, जिस पर प्रतिनिधि समूह का कार्य करते हैं और किस तरह का ग्रेड होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेड मानकों के लाभ, सेकेंड पॉइंट देख लेंगे। तो इसका प्रयोग शैक्षिक संस्थाओं में व्यापक रूप में किया जाता है। इसका यूज आजकल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको समझना और विश्लेषण करना आसान है। सीए यानी वास्तविक आयु बढ़ने के साथ साथ शैक्षिक योग्यताओं का भी विकास होता है। शैक्षिक योग्यता की माप के लिए ग्रेड मानक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोगों के जो है फायदे हो गए। यहां से अगर आप देखोगे तो इसके नुकसान है। इसको शिक्षा के निम्न स्तर पर ही लागू किया जा सकता है, उच्च स्तर पर नहीं। यानी कि आप लोग का प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर तक ही इसको लागू किया जा सकता है, हायर में नहीं किया जा सकता, यह सही नहीं होगा। विभिन्न विषयों में एक ही विद्यार्थी के ग्रेड मानक तुलनीय नहीं होते हैं। ग्रेड मानक में यह मान लिया जाता है कि किसी कक्षा के ग्रेड के विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अनुभव
होते हैं। जैसे कि मानो कि एक बच्चे का ए आया है, दूसरे बच्चे का भी ए आया, तो हम तो यही मानेंगे ना कि हाँ दोनों बच्चे को जो है सेम नॉलेज हुआ है, सेम ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं 80 तक को जो है ग्रेड मिल रहा था, मानते हैं कि 70 टू 80 वाले बच्चों को जो है ए मिल रहा था, तो इस बच्चे का अगर हम मान लें कि 71 है और इस बच्चे का 80 है, तो दोनों में हमें डिफरेंस तो पता है, दोनों के नॉलेज में डिफरेंस है, लेकिन ग्रेडिंग जो है इस डिफरेंस को नहीं बताता है और एवरेज तौर पर जो है लेकर के चलता है कि नॉलेज सेम है। यही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट आप लोग ये इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के स्तर, जिसको कि हम बोलते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट। देखो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जहां पे 100% रहेगा कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, उसको मैं बता दूंगी। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे 80-90% चांसेस है कि आएंगे। तो ये है आपकी स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो यहां पर पहला तो याद रखना कि स्केल ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन की जो प्रविधि है या मापन के जो स्तर हैं वो 4 हैं। पहला ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन निकल सकता है, कितने हैं? 4। पहला है नामित मापन, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं। दूसरा है क्रमित, जिसको ऑर्डिनल बोला जाता है। फिर है आंतरिक, जिसको इंटरनल बोला जाता है, और आनुपातिक, जिसको रेशियो बोला जाता है। तो ये 4 जो है स्केल ऑफ मेजरमेंट है। अब इन चारों को अलग अलग करना है, हो सकता है एग्जाम में आपको अलग अलग पूछे। तो नामित स्तर पर क्या है? नॉमिनल स्केल एक्चुअली में क्या होता है? तो मापन का यह प्रकार सबसे कम परिमार्जित है। यहां पे याद रखना, दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज द लीस्ट रिफाइंड लेवल। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि स्केल ऑफ मेजरमेंट का सबसे कम रिफाइंड कौन सा है, तो नॉमिनल कर देना है, ठीक है। तो नॉमिनल है। इस प्रकार माप का मापन वस्तुतः किसी गुण अथवा विशेषता के माप पर आधारित होता है, मतलब कोई क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है। ये बस इतना भी लिख दोगे हो जाएगा। क्रमित मापन स्तर क्या है? ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो होता है जो सीक्वेंस में होता है। देखो एक बात याद रखना, आप लोग देखोगे कि मैंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया है। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज्यादा दिया गया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है। जैसे आपको नॉमिनल स्केल अलग से अगर 8 नंबर का पूछ दे तो आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए लिखने के लिए, इसीलिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर एक ही जगह क्वेश्चन पूछेगा कि स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है, मापन के स्तर कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे, 2-2, 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में करोगे, काफी रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डिनल क्या है? क्रमित स्तर मापन नामित स्तर के मापन के बाद कुछ अधिक परिमार्जित होता है, मतलब सबसे कम वो है, और सेकेंड रिफाइंड जो है ये ऑर्डिनल आता है। यह मापन वास्तव में गुण की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। मात्रा यानी कि अमाउंट, जो क्वालिटी आप में है वो कितनी क्वालिटी है, उसके आधार पर ये ऑर्डिनल जो है रहता है। थर्ड नंबर आप लोग का आ जाएगा अंतराल यानी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? तो ये उसके बाद, मतलब एकदम सीक्वेंस में चलो, नॉमिनल सबसे कम रिफाइंड है, ऑर्डिनल नॉमिनल से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये इंटरवल जो है ऑर्डिनल से और रेशियो से, सॉरी ऑर्डिनल से और नॉमिनल से थोड़ा और ज्यादा है। तो यह नामित व क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है। आंतरिक मापन गुण की मात्रा अथवा परिणाम पर आधारित होता है। देखो यहाँ पर इंटरवल पर आधारित रहता है, जैसे कि क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल, तो इसमें 0 से 10 है, तो ये इंटरवल आया, इसके ऊपर जो है ये आधारित रहता है। यहाँ देख सकते हो 0 से 10,000, 20,000, 30,000 है, तो ये इंटरवल है, एक अंतराल पर है, तो उसको क्लास इंटरवल कहेंगे। नेक्स्ट लास्ट आप लोगों का हो जाएगा आनुपातिक मापन स्तर रेशियो स्केल। ये सबसे ज्यादा परिमार्जित होता है, यानी सबसे ज्यादा स्केल ऑफ मेजरमेंट में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मापन के स्तर में सबसे ज्यादा रिफाइंड, सबसे ज्यादा परिमार्जित कौन सा स्केल है, तो वो आप लोगों का रहेगा रेशियो। ये सबसे ज्यादा है, सबसे कम नॉमिनल और सबसे ज्यादा रेशियो। और ये पूरी तरीके से 0 वाले में आता है, मतलब इसमें जो है वास्तविक इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो 0 तक पहुंचता है। मापन में अंतरित मापन की सभी विशेषताओं के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना पे निहित है ये। तो ये आप लोगों का जो है रेशियो हो गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च। इस वाले क्वेश्चन के आने का चांसेस ज्यादा है। ज्यादा क्या मतलब कि 99% है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लॉन्ग में ही पूछता है। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च में जो है एक्चुअली में रिसर्च किया जाता है स्कूल से रिलेटेड। स्कूल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सभी के ऊपर रिसर्च करके लाना ही एक्शन रिसर्च का काम है। क्रियात्मक अनुसंधान का काम यही है। सिंपल। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना है। और ये जो है अनुसंधान एक उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। यहाँ पे जो टीचर होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, जो मैनेजमेंट में होती है, वही लोग जो है अनुसंधान करता है, ताकि वही रिसर्च करते हैं ताकि स्कूल को बेटर एंड बेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन रिसर्च हो गया। एक्शन रिसर्च के यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। फिर उसके बाद से एक्शन रिसर्च के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास। तो स्कूल में जो भी कार्य, जो काम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो सही तरीके से हो, उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, यही मकसद रहता है। छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है कि स्कूल के सिस्टम को कैसे हम सही करें। क्रियात्मक अनुसंधान के स्कोप, इसका स्कोप क्या है? तो देखो, एक्शन रिसर्च का मेन काम है कि स्कूल में टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें जो है अनुसंधान करना, उसमें रिसर्च करना कि कैसे उसको और बेटर एंड बेटर बनाया जा सकता है। चलिए, ये एक्शन रिसर्च वाला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। देखो, मैं इतना डिटेल से इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सबका क्लास करवाया गया है। तो हमारा 4 बजे का जो क्लास होता है उसमें जाकर देख सकते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्लासेस चलता है, तो ये सब करवाया गया, वहां से ज्यादा जाकर और ज्यादा डिटेल में ले सकते हो। यहाँ पे मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपको कर लेने हैं। ठीक है, यही मकसद की वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सांख्यिकी। ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। सांख्यिकी आपका लॉन्ग में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा और आप लोग को 1 नंबर में भी पूछेगा। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन फिक्स रहता है। सांख्यिकी का अर्थ है डेटा का अध्ययन, संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और आयोजन करना। डेटा से रिलेटेड इसका काम है, आंकड़ों से रिलेटेड काम है कि आंकड़ों को इकट्ठा भी करना है, उसको विश्लेषण, एनालिसिस भी करना है और साथ ही साथ जो है उसका आयोजन भी करना है, एक्सप्लेनेशन भी करना है, स्टडी भी करना है। यही काम है सांख्यिकी का, बस वही आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिए गए हैं। सांख्यिकी की आवश्यकता क्या है वो बताया गया है। सांख्यिकी का शब्द का मीनिंग, अर्थ यहाँ पर है। ये सारी चीजें जो है आपको देख लेनी है बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन आप लोग का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का माप है। यह एक वितरण की पूर्ण परिवर्तनशीलता को मापता है, फैलाव और परिवर्तनशीलता को मापता है। ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, तो ट्रेडिंग में जो चेंजेस आते हैं, जो कैंडल्स में जो चेंजेस आते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही उसमें मापा जाता है। एक बोल सकते हो कि एक अंदाजा जो है लगाया जाता है। तो ये उसी तरह से है, जो जितने आंकड़े फैले हुए हैं, जितना आंकड़ा जो है आप बोल सकते हो कि चेंज होने के सिचुएशन में है, उनका पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझना, ये सब देख लेना। ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछता ही है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही हूं आपको। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी, भाई सेंट्रल टेंडेंसी भी क्वेश्चन रहेगा।
सेंट्रल टेंडेंसी, यहां पर है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में ही मीन मीडियन मोड आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी में ही मीन मीडियन मोड आते हैं। इनका मीनिंग क्या होगा अलग अलग भी आपको जानना जरूरी है। जैसे यहां से देखोगे तो इसमें 3 प्रकार है। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने मापक हैं, तो 3 है। कौन? मीन, मीडियन, मोड। मीन को अलग से पढ़ना है जिसको हम मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। फिर उसके बाद है माध्य की यानी कि मीन की जो है विशेषता। ये अलग से भी क्वेश्चन आपको मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन अलग से दे सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि बहुलक क्या होता है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। माध्य की उपयोगिता क्या होती है ये मीन से रिलेटेड है। अब इसके बाद आपको मीडियन का मिलेगा। यहां से आपको मध्यांक यानी मीडियन है। मीडियन वो होता है जो एक आंकड़े को, एक सेट को जो है बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है। मीडियन का डेफिनेशन यही है, इजी है एकदम। तो ये देख लेना है आप लोगों को। बहुलक भी दिया गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग असेसमेंट में। फिक्स क्वेश्चन, 100% फिक्स क्वेश्चन है। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है और मेजरमेंट क्या है। ठीक है, आकलन, मूल्यांकन, मापन, इन तीनों का रिलेशनशिप पूछ दे या फिर ये किसे कहते हैं ये पूछ दे, ये फिक्स है। जैसे यहां पर है कि असेसमेंट क्या है, मीनिंग, तो आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। तो आकलन, फिर आपका मूल्यांकन और मापन, ये तीनों का डेफिनेशन आपको देखना है। ये पूरा डिटेल से दे दिया गया है। परीक्षण किसे कहते हैं, टेस्ट किसे कहते हैं, परीक्षण की विशेषता क्या है, वैलिडिटी क्या होता है, वैधता क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, ये सब भी क्वेश्चन अलग से पूछता है। और वो सब इसमें दिया गया है कि परीक्षण की जो विशेषताएं होती यही होती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन है, वर्गीकरण एवं चयन है, निदान है। फिर उसके बाद आ जाएगा उपलब्धि परीक्षण क्या है, जिसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो बच्चा जब स्कूल में लर्निंग करता है, पढ़ता है, तो कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है, इसी को मापना ही अचीवमेंट टेस्ट है। इसी को मापना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। देखो राम और श्याम सेम क्लास में है, क्लास 5 में है, अब पढ़ाया जा रहा है, वो लोग सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि राम ने कितना सीखा, श्याम ने कितना सीखा, तो उसमें आप अचीवमेंट टेस्ट करोगे और उससे आपको क्लियर होगा कि राम ने किस हद तक सीखा है और श्याम ने किस हद तक सीखा है। तो यही अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसे ही हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ये भी आपको यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड पेपर का। मैं बोलूंगी सारा क्वेश्चन करके जाना, कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और अलग से रह सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसीलिए ये पूरा कंप्लीट करके आपको जाना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम जरूर बनाना। बिना फ्लो चार्ट, बिना डायग्राम के जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना। तो इन सभी चीजों को फॉलो करो। आई होप कि आप लोग के एग्जामिनेशन अच्छे जा रहे होंगे और ये पेपर का भी एग्जाम अच्छा जाएगा। अब थर्ड पेपर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।